Hi students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. लास्ट लेक्चर में क्या किया था, ध्यान है क्या? राइट, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था विद द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन प्राइस। और इसमें मैंने बताया था कि आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन प्राइस में हमने क्या करना है, मतलब हमें क्या करना है। हमें तो 5 चीज़ें होते हैं आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन प्राइस में। ट्रांजेक्शन प्राइस में 5 चीज़ें होते हैं। एक तो फिक्स कंसिडरेशन, जहाँ पे व्हेन वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एक प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फिक्स प्राइस बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स दी वेरिएबल कंसिडरेशन, जहाँ पे दिस इज वेरिएबल इन नेचर। वेरिएबल कंसिडरेशन जो स्टार्ट किया था ना लास्ट लेक्चर में, वेरिएबल इन नेचर इन द सेंस यानी क्या, ये जो है ना हमें एस्टिमेट करना होगा बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में कैसा, अब समझो कस्टमर को जो है ना डिलीवरी पहले चाहिए, और कस्टमर बोल रहा है कि ये डिलीवरी अगर जल्दी मिल जाएगा, इन केस डिलीवरी इज गिवन विद इन टाइम या फिर उससे जल्दी, तो फिर उस केस में तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा। राइट, तो इंसेंटिव मिलेगा इन द सेंस यानी क्या, यहाँ पे इंसेंटिव मल्टीपल इंसेंटिव्स हो सकते हैं। यानी क्या, अगर समझो 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर 10th मंथ में दे दिया तो फिर 1 लाख मिलेगा, 9th मंथ में दे दिया तो 1,20,000 मिलेगा, और 11th मंथ में दे दिया तो फिर समझो 2 लाख मिल जाएगा। 2 लाख नहीं, उससे कम ही मिलेगा ना, 1 लाख से कम मिलेगा, 80,000 मिलेगा समझो। तो फिर इस केस में यहाँ पे देयर आर मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज ऑफ अचीविंग दी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अचीविंग दी इंसेंटिव। राइट, तो फिर उस केस में हमें दो मेथड देखा था टू कंप्यूट दी वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेशन कैसे करना है, दो मेथड देखा था। वन इज एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड एंड अदर वन इज मोस्ट लाइकली मेथड। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में अगर समझो अगर समझो कितना, दो से ज्यादा आउटकम्स हैं। जैसे मैंने बताया था, तीन तीन डेट्स में डिलीवरी हो सकता है, एक 10th 11th और 12th। 12th में मिला तो कुछ नहीं मिलेगा, 11th में मिला तो 80,000, 10th में मिला तो 1 लाख, 9th में मिला तो फिर 1,20,000। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी असाइन हो सकता है कि इतनी ये डेट को 9th मंथ को कंप्लीट करेगा, तो समझो 20% प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, जब एक्सपेक्टेड वैल्यूज जो है वो टू और मोर दो से ज्यादा है, तो फिर उस केस में हम एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड यूज करेंगे। राइट, फिर उसके बाद एक और चीज देखा था, मोस्ट लाइकली मेथड। मोस्ट लाइकली मेथड इज समथिंग वेयर देयर आर ओनली टू आउटकम्स। यानी क्या, समझो जो बोनस है, अभी इंसेंटिव तो ठीक है वो मिल जाएगा, बट यहाँ पे एक्सटर्नल जो एजेंट है उसको बुलाएंगे और उसका जो भी कंस्ट्रक्शन है या फिर कुछ जो भी मेरा आउटपुट है, आउटपुट को इंस्पेक्ट करवाएंगे। अब इंस्पेक्ट करवाने के बाद कुछ रेटिंग असाइन होगा। अगर रेटिंग एक स्पेसिफिक रेटिंग से अच्छा होगा, तो फिर उस केस में देयर विल बी अ बोनस। अब यहाँ पे द आउटकम्स आर ओनली टू। अगर अच्छा रेटिंग होगा तो बोनस मिलेगा, अच्छा रेटिंग नहीं होगा तो बोनस नहीं मिलेगा। राइट, तो फिर यही चीज है जो दो आउटकम को डिटरमाइन करता है कि अच्छा रेटिंग मिल गया तो फिर मिल जाएगा बोनस, नहीं तो नहीं मिलेगा। हियर वी कैन अप्लाई द मोस्ट लाइकली मेथड, जिसमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि वेदर इट इज लाइकली, मतलब मिलने का चांसेस है क्या, प्रोबेबिलिटी है क्या। अब यहाँ पे ये गलती मत करना कि प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का। जब नॉर्मली मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू में हमने कंप्यूट किया था कि कैसा कंप्यूट करना चाहिए वेरिएबल कंसिडरेशन। बट मोस्ट लाइकली मेथड में जो बोनस है वैसा का वैसा हम इंक्लूड कर देंगे इन ट्रांजेक्शन प्राइस, हम कंप्यूटेशन नहीं करेंगे। ठीक है, दिस वॉज डन इन द लास्ट लेक्चर। और उसके बाद मैंने बताया था कि ईच ईयर एंड में वी हैव टू रीअसेस द वेरिएबल कंसिडरेशन। राइट, ईच ईयर एंड में हमें क्या करना होगा, वेरिएबल कंसिडरेशन को रीअसेस करना होगा। ये पॉइंट के ऊपर अभी फिर से डिस्कशन करना है। ओके, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नथिंग बट व्हेन दे, मतलब जब कोई भी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, चलो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, और कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्ट्रैक्टी है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ क्या, कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स चालू करेगा एंड पेमेंट जो है वो 1 साल बाद मिलेगा। राइट, इट इज नथिंग बट अ फाइनेंसिंग कंपोनेंट। इट इज नथिंग बट अ, या फाइनेंसिंग अरेंजमेंट बोल सकता हूँ। बरोबर, अब ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में 1 साल बाद अगर पेमेंट मिल रहा है, तो फिर उस केस में सोचो यार कि इंटरेस्ट तो आना चाहिए ना, क्यों 1 साल तक वेट करना पड़ रहा है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बरोबर, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड होगा और फाइनेंसिंग कंपोनेंट डिटरमाइन किया जाएगा, और उसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। बरोबर, जो कैश सेलिंग प्राइस है उसी को इंक्लूड करेंगे, जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके लिए हम कंप्यूट कर रहे दी फाइनेंसिंग कंपोनेंट। राइट, कूल। चलो, तो फिर यहाँ पे फाइनेंसिंग कंपोनेंट के बारे में छोटा सा डिस्कशन किया था, जिसमें एक और भी चीज बताया था कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन द कैश सेलिंग प्राइस एंड द ट्रांजेक्शन प्राइस वुड बी दी क्या फाइनेंसिंग कंपोनेंट। फिर उसके बाद ड्यूरेशन जो है वो मोर देन अ ईयर होना चाहिए।
ड्यूरेशन जो है मोर देन अ ईयर होना चाहिए, विद इन अ ईयर है तो फिर उस केस में फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं आएगा, वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन प्राइस माना जाएगा। अगर मोर देन अ ईयर है एंड फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज सिग्निफिकेंट, अब यहाँ पे नाम क्या है, फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, बट यहाँ पे नाम नाम ऐसा होना चाहिए, कैसा, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे अगर फाइनेंसिंग कंपोनेंट या इंटरेस्ट पार्ट इज सिग्निफिकेंट, तब जाके हम क्या करेंगे, तब जाके हम यहाँ पे उसको फाइनेंसिंग कंपोनेंट मानेंगे, इंटरेस्ट मानेंगे और ट्रांजैक्शन प्राइस से अलग बताएंगे। कूल, चलो, और उसके बाद यहाँ पे हम कौन से रेट से लगाएंगे, रेट का डिस्कशन हम क्वेश्चंस में करते हैं, बट नॉर्मली मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं या फिर आईआरआर भी कंप्यूट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, या ईआईआर के बेसिस में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ओके सर, यहाँ पे ये बेसिक डिस्कशन ऑफ बोथ दी वेरिएबल कंसिडरेशन हो गया। अब आता हूँ मैं यहाँ पे, एट द एंड ऑफ ईच ईयर रिपोर्टिंग पीरियड मुझे क्या करना होगा, एंटिटी शैल अपडेट द एस्टिमेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस इंक्लूडिंग दी अपडेटिंग इट्स असेसमेंट ऑफ वेदर एन एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन इज कंस्ट्रेंड और नॉट। अब कंस्ट्रेंट के ऊपर आऊंगा, पहले रीअसेसमेंट के पास जाते हैं। तो रीअसेसमेंट यानी क्या, समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आ जाओ। आ जाओ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, रीअसेसमेंट of variable consideration, right? Just a minute. ठीक है, तो रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन होता क्या है। अब वेरिएबल कंसिडरेशन जब भी मैंने बोला था कि वेरिएबल कंसिडरेशन कब हम ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे, कब इंक्लूड करेंगे, व्हेन देयर इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब ये मिलने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब जाके इंक्लूड करेंगे, बरोबर। वेरिएबल कंसिडरेशन जब अगर इन फ्यूचर रिवर्स होगा ऐसा पता है हमें, राइट, मतलब इन फ्यूचर इट विल बी रिवर्स्ड, देन इन दैट केस हम वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे। वेरिएबल कंसिडरेशन इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये मिलने वाला ही है, राइट, तब जाके मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, बरोबर। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, इनिशियली मुझे क्या लगा, इनिशियली आई फील दैट कि यहाँ पे जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो नहीं मिलेगा मुझे, बरोबर, बट सब्सिक्वेंटली 1 साल 2 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वेरिएबल कंसिडरेशन बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस, हाँ मुझे लग रहा है कि ये जो है ना वेरिएबल कंसिडरेशन मुझे मिल सकता है, तो तब क्या करें, तो उसी के लिए ये कंसेप्ट आया, रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो इसका जो है ना एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा अच्छा सा। क्या हुआ, पीपी लिमिटेड है ना ये, और अपना चिंटू, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में आए। अब ये दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट में आए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में आए और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो था वो था 3 साल का, 3 इयर्स का। ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट है क्या, चिंटू लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ही विल परचेस 100 मोबाइल फोन्स, 100 मोबाइल्स। अब कोई भी मोबाइल हो सकता है, वो 100 मोबाइल्स परचेस करेगा। और पीपी लिमिटेड ने बोला था, क्या बोला था, देखो मेरा जो मोबाइल है, 1 मोबाइल का कितना रुपीस लगेगा, ₹100 लगेगा, एक मोबाइल का 100 रुपये लगेगा, ठीक है। बट अगर तुम मेरे से 100 मोबाइल फोन्स लेते हो ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 1 साल में, अगर तुम्हारा जो परचेस है वो जाता है मोर देन 100, तो फिर उस केस में व्हाट आई विल डू, नहीं, एक मोबाइल 1,000 रुपये का पकड़ लो, चलो 1,000 रुपये पकड़ ले, क्योंकि 100 रुपये बहुत चीप हो गया यार। फिर उसके बाद अगर 100 मोबाइल फोन्स क्रॉस होता है, देन इन दैट केस आई विल गिव यू 1 मोबाइल फोन फॉर ₹900 रेट्रोस्पेक्टिवली। मतलब समझा नहीं सर, यानी क्या, पहले दिन तो मैंने भेज दिया, समझो 100 फोन, 100 फोन नहीं 10 फोन भेज दिया, फर्स्ट डे में मैंने 10 फोन्स भेज दिया। वो 10 फोन्स का प्राइस, 1 फोन का 100 1000 रुपीज़ होगा, 1 फोन का कितना होगा सर, 1000 रुपीज़ होगा। बट
इन फ्यूचर अगर चिंटू को लग रहा है, क्या चिंटू को लग रहा है, चिंटू को लग रहा है कि इन फ्यूचर मतलब अपने को लग रहा है किसको, पीपी लिमिटेड को, कि मैंने तो इसको प्रॉमिस किया कि 100 मोबाइल फ़ोन बेचूंगा, तो क्रॉस हो गया 100 मोबाइल फ़ोन क्रॉस हो गया, तो फिर कितना हो करना पड़ेगा, 901 मोबाइल रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब पहले मोबाइल जो बेचा था उसका भी प्राइस मुझे कम करना पड़ेगा, उसका भी प्राइस मुझे कम करना पड़ेगा और 900 के बेसिस पे देना पड़ेगा, तो क्यूमुलेटिव डिस्काउंट देना पड़ेगा जब ये 100 मोबाइल्स इंक्रीज होता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस 100 रुपीज का डिस्काउंट जो है, ये जो 100 रुपीज का डिस्काउंट है, दिस डिस्काउंट इज नथिंग बट द वेरिएबल कंसिडरेशन, है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, इसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कंसिडरेशन। ओके सर, अब ये जो वेरिएबल कंसिडरेशन है, वेरिएबल कंसिडरेशन है, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे, अगर प्रोबेबिलिटी है दैट इट विल बी रिसीव्ड या फिर इट विल बी कंसिडर्ड, तो फिर तब जाके मैं ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो फिर फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ यहाँ पे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें पीपी लिमिटेड ने क्या किया, पीपी लिमिटेड सोल्ड ओनली 10 मोबाइल्स, और पीपी लिमिटेड को लग रहा है यार 100 मोबाइल फ़ोन कौन लेके जाता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इन लोग 100 मोबाइल फ़ोन्स लेके जाएंगे, तो फिर यहाँ पे मेरा जो एस्टिमेट है, वेरिएबल कंसिडरेशन का एस्टिमेट है, वो तो मैं नहीं लूँगा। क्यों, क्योंकि 100 मोबाइल फ़ोन्स होने के लिए टाइम लगेगा, या फिर नहीं होगा बिल्कुल, तो मेरा जो है ना वो 1000 रुपये में ही बिकेगा। तो फिर यहाँ पे पीपी लिमिटेड ने क्या किया, 10 मोबाइल फ़ोन्स इंटू 1000 रुपीज़ करके इन्होंने रिकग्नाइज कर लिया रेवेन्यू ऑफ ₹10,000। सिंपल यहाँ तक। क्या हो रहा है सर, यहाँ पे रीएस्टिमेशन का बात हो रहा है। अब रीएस्टिमेशन कैसा होगा, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल में क्या हुआ, पीपी लिमिटेड और चिंटू ने क्या किया, साथ में आके कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट किए तो उस केस में पीपी लिमिटेड ने बोला कि अगर तुम मोर देन 100 मोबाइल्स लेके जाते हो तो फिर उस केस में तुम्हारा प्राइस पर मोबाइल 900 हो जाएगा रेट्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली इन द सेंस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द, मतलब जो फर्स्ट मोबाइल बेचा था उसको भी 900 में ही करेंगे। तो ये कैसा करेंगे सर, वो देखते ना कैसे करेंगे। पीपी लिमिटेड, ठीक है, तो उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन आया। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन आया तो उसने क्या सोचा कि यहाँ पे 10 मोबाइल फोन्स बेचा, अब 90 मोबाइल फोन्स और बेचना है टू रिड्यूस द प्राइस, बरोबर। तो पीपी लिमिटेड को लग रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, तो फिर मेरा जो वेरिएबल कंसिडरेशन यानी डिस्काउंट जो 100 है वो उसको कंसिडर नहीं करता, तो कंसिडर नहीं किया, उसने रिकग्नाइज कर लिया। अब आ गया सेकेंड ट्रांजेक्शन, अब आ गया सेकेंड ट्रांजेक्शन, जिसमें सेकेंड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, सेकेंड ट्रांजेक्शन में पीपी लिमिटेड ने सिम चिंटू को ही सोल्ड किया 60 मोबाइल फोन्स एडिशनल। अब 60 मोबाइल फोन बेच दिया इन दी सेकेंड ट्रांजेक्शन। अब देखोगे तो 10 प्लस 60 70 हो गया। अब पीपी लिमिटेड को लग रहा है, पीपी लिमिटेड को लग रहा है कि यार यहाँ पे 70 मोबाइल फोन्स हो गया है, तो उस केस में अभी क्या करना है, उस केस में और 30 मोबाइल फोन्स बचे हैं और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में वो 30 मोबाइल भी परचेज कर सकता है। नाउ इट इज प्रोबेबल, क्या प्रोबेबल है, दैट द डिस्काउंट विल बी अवेल्ड, ये डिस्काउंट है ना, इसको वेरिएबल कंसिडरेशन बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्काउंट होगा, मतलब डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब पीपी लिमिटेड इज कंसिडरिंग दिस 100% डिस्काउंट इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। क्यों, क्योंकि इट इज प्रोबेबल दैट दिस विल नॉट बी रिवर्स इन फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में रिवर्स नहीं होगा। तो अभी पीपी लिमिटेड को लग रहा है कि ये 100 रुपीज का डिस्काउंट कंसिडर करना होगा। तो पीपी लिमिटेड अब रेवेन्यू रिकग्नाइज कैसे करेगा, अब रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा 60 मोबाइल फोन्स का, कितना, इंटू ₹900। क्यों 900, नाउ पीपी लिमिटेड फेल्ट दैट कि हाँ ये जो है ना 100 रुपीज का डिस्काउंट देना पड़ेगा, बरोबर। तो यहाँ पे सिंपली बोलने का मतलब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन कब कंसिडर करेंगे इन द ट्रांजैक्शन प्राइस, व्हेन इट इज प्रोबेबल टू इनकर, बरोबर। जब मुझे मिल सकता है तभी लूंगा ना मैं, अदरवाइज नहीं लूंगा इन दी ट्रांजैक्शन प्राइस। तो यहाँ पे लग रहा है पीपी लिमिटेड को दैट कि ये 1000 से 900 आ सकता है, आ सकता है क्या, आएगा ही, ठीक है। तो तब जाके 900 इंक्लूड करेगा, तो फिर 900 के बेसिस में रिकग्नाइज करेगा जो भी होगा। 6 9 का कितना होता है, 54 होता है ना, 54,000। बट अभी क्या है, जो डिस्काउंट है, ये जो डिस्काउंट है ना, कौन सा डिस्काउंट सर, ये वाला डिस्काउंट, ये ₹100 का डिस्काउंट मैंने क्या बोला था, ये रेट्रोस्पेक्टिवली दूंगा। रेट्रोस्पेक्टिवली इन द सेंस, यानी क्या, पहले जो 10 मोबाइल भेजा था उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा तुम्हें, राइट, उसके ऊपर भी डिस्काउंट मिलेगा, तो उसके ऊपर भी डिस्काउंट कंसिडर करना पड़ेगा ना।
तो 10 मोबाइल्स इंटू ₹100, तो यहाँ पे कितना होगा, 1000 रुपीज़ का रिडक्शन होगा, यानी नेट नेट अमाउंट मैं रिकग्नाइज कर लूँगा 53,000 का। नाउ यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये तो ट्रांजेक्शन समझ गए तुमको, बट हो क्या रहा है यहाँ पे वी आर रीअसेसिंग दी वेरिएबल कंसिडरेशन। कैसा सर? इनिशियली वी वर थिंकिंग, मतलब हम एक थॉट में थे कि ये जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो देना नहीं पड़ेगा, यानी क्या जो डिस्काउंट है वो देना नहीं पड़ेगा। बट व्हेन इट वाज द सेकेंड ट्रांजेक्शन, यहाँ पे सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने रीअसेस किया कि ये वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड करे या नहीं, बेस्ड ऑन दी ट्रांजेक्शन, बेस्ड ऑन दी पूरा का ट्रांजेक्शन है, वो ट्रांजेक्शन की बेसिस में मैंने रीअसेस किया कि इसको देना पड़ेगा या नहीं। फिर रीअसेस करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे 100 मोबाइल फ़ोन्स एक्सीड हो सकता है। अगर 100 मोबाइल एक्सीड हो गए तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना है। तो हाँ, लग रहा है देयर इज़ अ हाईली प्रोबेबल चांसेस दैट ये इंक्रीज होगा, मतलब ये एक्सीड होगा, इंक्रीज नहीं एक्सीड होगा। तो उस केस में मैंने रिकग्नाइज कर लिया वेरिएबल कंसिडरेशन को। दिस इज नथिंग बट रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। कुल समझा यहाँ पे? तो वेरिएबल कंसिडरेशन पढ़ लिया हमने। तो वेरिएबल कंसिडरेशन कैसा था? वेरिएबल कंसिडरेशन इज नथिंग बट एक इंसेंटिव, बोनस, डिस्काउंट्स कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन को हमने एस्टिमेट करने दो मेथड पढ़ा था, एक है एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और दूसरा है मोस्ट लाइकली मेथड, राइट? अब एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड में हमने देखा था कि मोर देन 2 अगर आउटकम्स है तो फिर उस केस में हम क्या यूज करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। और अगर समझो यहाँ पे सिर्फ दो आउटकम है, दो आउटकम है, या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, तो फिर उस केस में हम यूज करेंगे मोस्ट लाइकली मेथड। फिर उसके बाद हमने देखा कि रीअसेसमेंट कैसा होगा वेरिएबल कंसिडरेशन का। और एक और चीज क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन हम ट्रांजैक्शन प्राइस में कब इंक्लूड करेंगे, जब व्हेन इट इज प्रोबेबल, मतलब प्रोबेबल इन द सेंस यहाँ पे कुछ कंफर्म सोर्सेस होना चाहिए कि ये वेरिएबल कंसिडरेशन इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये कंफर्म सोर्सेस यानी क्या, पास्ट एक्सपीरियंस हो सकता है कि हाँ ये जो है ना प्रोजेक्ट जल्दी डिलीवर कर सकता है, या फिर एंटिटी इज इन दी स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट कि ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, और एंटिटी को लग रहा है कि ये हो ही जाएगा और वेरिएबल कंसिडरेशन मिल जाएगा। अगर रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग जो है वो अच्छा ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है, हमने जो भी प्रोडक्ट डिलीवर किया है उसका जो रेटिंग है अच्छा आया है। तो ये सारे चीज़ें कंसिडर करके हम कंसिडर कर सकते हैं दैट वेरिएबल कंसिडरेशन कुड बी included in the transaction price. So this is about the estimation of the रीअसेसमेंट ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो आ जाओ देखते हैं। अब मैंने एग्जांपल लिया था ना, उसी के बेसिस में क्वेश्चन बनाया इन्होंने, आईसीए वालों ने। चलो आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 31। अगर चाहो तो यू कैन पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे लगा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 31, और मैं भी रीड कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। HG Limited enters into a contract with a customer on 1st April X1। तो क्या हो रहा है, HG Limited ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया विद द कस्टमर ऑन 1st April X1 टू सेल प्रोडक्ट X फॉर ₹1000 पर यूनिट। अच्छा, ₹1000 पर यूनिट का उन्होंने कस्टमर X के साथ, नहीं प्रोडक्ट X को बेचने का एक कॉन्ट्रैक्ट किया टू द कस्टमर। ओके, इफ द कस्टमर परचेजेस मोर देन 100 यूनिट्स, देखो बोला था ना, मेरा एग्जांपल कॉपी किया उन्होंने। If the customer purchases more than 100 units of the product A in a financial year, the contract specifies that the price per unit is retrospectively reduced to 900 per unit। तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर समझो जो प्रोडक्ट्स है वो परचेसेस है मोर देन 100 यूनिट से ज़्यादा चला गया, तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, प्राइस पर यूनिट रिड्यूस करेंगे 900 पर यूनिट। कितना? 900 पर यूनिट सब्सिक्वेंटली। बट यहाँ पे कैसा होगा, रिडक्शन कैसा होगा, रेट्रोस्पेक्टिवली। अब रेट्रोस्पेक्टिवली जैसा बोलूँ मैं, फ्रॉम दी फर्स्ट प्रोडक्ट परचेस्ड, मतलब जो पहले प्रोडक्ट था जो परचेस हुआ था उस पे भी 900 ही लगेगा। सॉरी, यहाँ पे लास्ट प्रोडक्ट जो भी है, जो 100 यूनिट रहेगा उसके ऊपर भी 900 ही लगेगा। कॉन्सिक्वेंटली द कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट इज वेरिएबल, राइट? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपली हमारा इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, ₹1000, और बोल रहे हैं कि अगर समझो 100 यूनिट्स एक्सीड करता है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, 900। अब ये जो ₹100 है, दिस इज नथिंग बट डिस्काउंट, बराबर? अब वॉल्यूम डिस्काउंट बोलते हैं इसको।
क्या बोलता है, वॉल्यूम डिस्काउंट, यानी क्या, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरे पास से ले लिए तो फिर उस केस में वॉल्यूम डिस्काउंट। तो यहाँ पे ये 100 इज नथिंग बट माई वेरिएबल कंसिडरेशन ना, दिस इज नथिंग बट वेरिएबल कंसिडरेशन। ओके सर, यहाँ तक समझ में आ गया? यस, समझ में आ गया। फॉर द फर्स्ट क्वार्टर क्या हो रहा है, फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ended 30th June X1, the entity sells 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए टू द कस्टमर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 10 यूनिट्स बेच दिया, बरोबर। तो फर्स्ट क्वार्टर में सिर्फ 10 यूनिट सेल हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, आगे देखते हैं। द एंटिटी एस्टिमेट दैट द कस्टमर परचेस विल नॉट एक्सीड द 100 यूनिट्स थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर द वॉल्यूम डिस्काउंट इन द फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पे एंटिटी जो है कौन है, एच टी लिमिटेड को ऐसा लग रहा है कि जो कस्टमर है ना वो 100 यूनिट्स परचेज नहीं करेगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो मुझे वेरिएबल कंसिडरेशन को कंसिडर भी नहीं करना पड़ेगा इन दी ट्रांजेक्शन प्राइस। वही बोल रहे हैं ना, देखो। The entity estimates that the customer purchases will not exceed नहीं होगा the 100 units threshold required for the volume discount के लिए in the financial year। तो फिर उस केस में HT Limited determines that it has significant experience with this product and with the purchasing pattern। तो फिर यहाँ पे HT Limited के पास एक अच्छा experience है with the product and the purchasing pattern of the customer। Thus HT Limited concludes that it is highly probable that significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized will not occur when the uncertainty is resolved, when the total amount of purchase is unknown। यानी क्या, सिंपली ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, ये बेचने का एक्सपीरियंस है प्रोडक्ट का, और उसके साथ साथ में परचेसिंग पैटर्न क्या होता है वो भी पता है। तो उसके बेसिस में ये बोल रहे हैं कि ये 100 यूनिट्स एक्सीड नहीं कर सकता, 100 यूनिट्स एक्सीड नहीं कर सकता। अगर एक्सीड नहीं होता, मैं पहले ही रिकग्नाइज कर लिया समझो, मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन जो डिस्काउंट है उसको पहले ही रिकग्नाइज कर लिया समझो, तो इन फ्यूचर जाके अगर 100 यूनिट्स ना होगा तो उसको रिवर्स करना होगा, बेटर है पहले ही रिकग्नाइज नहीं करूंगा, बरोबर। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे बेटर है कि पहले रिकग्नाइज नहीं करूंगा, व्हेन इट इज सर्टन दैट द वेरिएबल कंसिडरेशन हैज टू बी इंक्लूडेड, तब इंक्लूड करूंगा। यानी क्या, 100 यूनिट्स एक्सीड होगा तभी इंक्लूड करूंगा। तो देखो, further in May X1 the customer acquires another company, दूसरा कंपनी को एक्वायर करता है, एंड इन द सेकेंड क्वार्टर कस्टमर एक्वायर किया, कस्टमर दूसरे कंपनी को एक्वायर किया। In the second quarter ended 30th September X1 the entity sells an additional 50 units of product A to the customer। अच्छा, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले सितंबर की बात करते हैं। किधर है सितंबर, सितंबर नहीं, पहले जून की बात करते हैं। तो जून में कितना हुआ था, सिर्फ 30 यूनिट्स हुआ था। अब आते हैं मई में, मई में कितना हो रहा है, जो सेकेंड क्वार्टर है और जो 30th सितंबर X1 को एंड हो रहा है, उसमें क्या हुआ, कस्टमर ने एक और कंपनी को एक्वायर किया, और एक्वायर करने के बाद उसने एडिशनल 50 यूनिट्स परचेज कर लिया अपने पास से, एच टी लिमिटेड से, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द न्यू फैक्ट, मतलब न्यू कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो वो फैक्ट के बेसिस में द एंटिटी एस्टिमेट दैट कस्टमर परचेज विल एक्सीड 100 यूनिट थ्रेशोल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंड देयरफॉर इट विल बी रिक्वायर्ड टू रेट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस द प्राइस पर यूनिट एट द रेट 900। क्या बोल रहे हैं कि ये जो न्यू फैक्ट है, न्यू फैक्ट इन द सेंस जो कस्टमर एक्विजिशन है विद द अनदर एंटिटी, तो फिर उस केस में यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो एस्टिमेट है ना कि 100 यूनिट का थ्रेशोल्ड वो एक्सीड हो सकता है। तो अभी क्या करना होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली इन द सेंस स्टार्ट से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा। ओके, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज्ड बाय एचटी लिमिटेड फॉर क्वार्टर एंडेड 30th जून X1 एंड सितंबर X1। अब यहाँ पे द होल ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट ऑफ रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, बरोबर। क्या है, रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। क्यों सर, देखो फर्स्ट क्वार्टर है 30th जून को, हम क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं कि देर इज नो वेरिएबल कंसिडरेशन, राइट। फिर सितंबर के 30th सितंबर को हम बोल रहे हैं कि हाँ यहाँ पे थ्रेशोल्ड एक्सीड होगा, तो फिर उस केस में हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम डिस्काउंट जो भी 100 रुपीज़ का डिस्काउंट है उसको रिकग्नाइज करना है। दिस इज नथिंग बट री एस्टिमेशन। तो बस क्या होगा, तो पहले 30th जून की बात करते हैं। 30th जून को अगर देखोगे कितने प्रोडक्ट्स यूनिट सेल होते हैं, 10 यूनिट्स, और कितने रुपीज़ का था, 1000। तो रुपीज़ 10,000 का यहाँ पे सेल हुआ था, और 10,000 का इन्होंने रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लिया। ओके सर, अब आते हैं 30th सितंबर। 30th सितंबर को इनको क्या लग रहा है, व्हाट दे फील दैट यहाँ पे 50 यूनिट्स एडिशनल परचेस कर लिया, माना
अभी 100 यूनिट थ्रेशोल्ड इंक्रीज नहीं, मतलब एक्सीड नहीं हुआ, बट यहाँ पे वी हैव प्रोबेबिलिटी दैट 100 यूनिट्स विल एक्सीड, यानी क्या, ये 100 यूनिट्स का जो थ्रेशोल्ड है वो एक्सीड हो जाएगा इन द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ये सेकेंड ट्रांजेक्शन था, सेकेंड क्वार्टर था। थर्ड क्वार्टर में मे बी वो एडिशनल 50 लेके जा सकता है, राइट, जो मेरा 100 यूनिट्स का थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाएगा। तो उसी के लिए पहले ही मैं वेरिएबल कंसिडरेशन मेरे ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड कर रहा हूँ, विच इज नथिंग बट 1000 रुपीज का पहले था, अब हो जाएगा 900, तो विच कम्स आउट टू बी 45,000। बरोबर, हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है। अब यहाँ पे इतना क्लियर होने के बाद एक और चीज़ बताओ, क्या मैं जो 10 यूनिट्स पहले जो मैंने बेचा था, मेरा प्रॉमिस क्या था, एच टी लिमिटेड का प्रॉमिस क्या था, दैट इट विल गिव द डिस्काउंट रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी क्या, जो 10 यूनिट्स बेचा था उसके ऊपर भी डिस्काउंट देगा ना, उसका प्राइस भी एडजस्ट करेगा, तो उसका प्राइस भी एडजस्ट करना होगा, तो फिर 10 यूनिट्स इनटू रिवर्सल ऑफ, मतलब 100 रुपीज़ का रिवर्सल करना होगा ना, तो देखो कितना आएगा ये 1000 रुपीज़, तो नेट नेट यहाँ पे कितना रिकग्नाइज करेगा, नेट नेट 44,000 का रेवेन्यू रिकग्नाइज करेगा एच टी लिमिटेड। क्यों, क्योंकि 1000 रुपीज़ का जो इनिशियली रिकग्नाइज किया था उसको रिवर्स करना पड़ा। इज दैट क्लियर, सिंपल है, फिर से बताओ। फर्स्ट क्वार्टर में एच टी लिमिटेड वॉज नॉट कन्फर्म दैट कि ये 100 यूनिट्स एक्सीड होगा या नहीं, तो क्या हुआ, इन्होंने इन्होंने ये कि क्या क्या किया, जो वेरिएबल कंसिडरेशन है डिस्काउंट वाला, उसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में आते ही जो है ना, कस्टमर ने न्यू एंटिटी को एक्वायर किया, और ये एक्वायरेशन के बाद उन्होंने 50 एडिशनल प्रोडक्ट्स ले लिया। अब जब 50 एडिशनल प्रोडक्ट्स लेने के बाद यहाँ पे उनको लग रहा है कि हाँ, किसको लग रहा है, एच टी लिमिटेड को, कि जो 100 लिमिटेड का जो थ्रेशोल्ड है 100 यूनिट्स का, ये 100 यूनिट्स का थ्रेशोल्ड एक्सीड हो सकता है। तो अभी क्या करना होगा, अभी मुझे ये करना होगा कि जो मेरा प्राइस है वो प्राइस को रिड्यूस करना होगा, वो भी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस करना होगा। अब रिट्रोस्पेक्टिवली जब रिड्यूस करना होगा तो फिर उस केस में अब से मुझे देखना होगा 50 का जो है वो तो 900 में रिकग्नाइज करूंगा ही करूंगा, बट 10 यूनिट जो सेल किया था वो 10 यूनिट्स का 100 रुपीज़ मुझे रेवेन्यू रिवर्सल करना पड़ेगा, तो उसका रिवर्सल करके तो नेट नेट 44,000 का रिकग्नाइज करेगा। तो देखो, द एंटिटी recognizes revenue 10,000 कब, for the quarter ended 30th June X1. ST Limited recognizes revenue of 44,000 for the quarter ended 30th September X1. The amount is calculated from the 45,000 for the sale of 50 units into 900। अब क्या किया, अब जो है ना वेरिएबल कंसिडरेशन को कंसिडर कर लिया, यानी क्या, डिस्काउंट को कंसिडर कर लिया, लेस द चेंज इन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस ऑफ 1000 रुपीज, यानी क्या, 110 यूनिट्स इंटू 100 पर प्राइस, फॉर द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू रिलेटेड टू यूनिट सोल्ड फॉर द क्वार्टर एंडेड 30th June X1। क्लियर, दिस इज नथिंग बट रीअसेसमेंट ऑफ द वेरिएबल कंसिडरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज ऑल्सो द रीएस्टिमेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। अब यहाँ पे रीअसेसमेंट भी आएगा, यहाँ पे मेन कंसेप्ट एक आएगा क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। हमने स्टेप नंबर 2 में देखा था, स्टेप नंबर 2 में हमें थर्ड वाला जो केस था मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में, थर्ड वाला जो केस था दैट वाज क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। तो ये जो इलस्ट्रेशन है ना, इसमें वही देखेंगे हम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, इफ यू वांट टू रीड द क्वेश्चन यू कैन। तो मैं बस इसको ना यहाँ पे ले लेता हूँ, कहाँ पे, मेरे नोट्स में, हैंड रिटन नोट्स में। समझ में आ रहा है ना, यस और नो? ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, इफ यू वांट टू रीड देन यू कैन स्टॉप मी, पॉज मी एंड रीड द क्वेश्चन। चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 32,
LDR क्वेश्चन, हाँ LDR है तो करके ही जाना है, क्योंकि द क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट वाला बहुत अच्छा वाला चीज़ है यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसमें। देखो क्या बोल रहा है, द एन एंटिटी हैज़ अ फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट फॉर ₹1 million टू डेवलप अ प्रोडक्ट दैट मीट स्पेसिफाइड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एंटिटी के पास एक फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ 1 million। यानी क्या, सिंपली अब मैं बोलूँ यहाँ पे, ये जो है ना यहाँ पे, दिस इज नथिंग बट फिक्स्ड प्राइस ऑफ ₹10 lakhs। 1 million मतलब 10 lakhs ही होता है ना, तो फिक्स्ड प्राइस कितना है, 10 lakhs है। ओके सर, समझ में आ गया। तो सिंपल है, एक कॉन्ट्रैक्ट है अपने पास कितना, 10 lakhs का। द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, अब एस्टिमेशन कितना है 9,50,000। ठीक है, तो मेरा फिक्स्ड फी कितना है, फिक्स्ड प्राइस इज 10 lakhs, और यहाँ पे जो कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट है एस्टिमेटेड वो 9,50,000 है। इसका बाइफर्केशन क्या है, कब कितना महीने में कितना हम इंकर करेंगे वो आगे देखेंगे, बट यहाँ पे बोला है कि जो कॉस्ट है वो 9,50,000 होगा। द एंटिटी विल ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ओवर 5 years, तो 5 साल में ये जो है ना ट्रांसफर हो जाएगा। एंड द एंटिटी यूजेस द कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड टू मेजर द प्रोग्रेस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सिंपली बोल रहा है कि कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड, यानी कि सिंपली हम मेजर करेंगे बेस्ड ऑन कॉस्ट, हमने कितना कॉस्ट इनकर किया उसके बेसिस में हम कंप्लीशन मतलब या प्रोग्रेस ऑफ द प्रोडक्ट हम रिकग्नाइज करेंगे। एंड इंसेंटिव अवार्ड इज अवेलेबल इफ द प्रोडक्ट मीट्स द फॉलोइंग वेट क्राइटेरिया। अगर ये वेट क्राइटेरिया में आ गया तो फिर उस केस में हमें क्या मिलेगा, इंसेंटिव अवार्ड। अब इंसेंटिव सुनते ही ना तुम्हारा कान खड़ा होना चाहिए, क्या करके, हाँ सर इसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कंसिडरेशन। क्या बोलेंगे इसको, वेरिएबल कंसिडरेशन। ओके, इसको बोलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन इज अवेलेबल इफ द प्रोडक्ट मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वेट कितना है 951 और ग्रेटर, तो अवार्ड फीस 0% मिलेगा, यानी मुझे मिलेगा ही नहीं। अगर समझो वेट क्राइटेरिया 701 से लेके 950 हो गया है, तो फिर उस केस में 10% का फिक्स्ड फी, 10% ऑफ फिक्स्ड फी, यानी क्या, मेरा 10 lakhs है फिक्स्ड, उसके ऊपर 10% मिलेगा मुझे, तो विच इज नथिंग बट 1 लाख रुपीज। अगर समझो मेरा जो वेट है वो 700 से लेस हुआ, 700 kg से लेस हुआ, तो फिर उस केस में मुझे 25% ऑफ द फिक्स प्राइस मिलेगा, विच वुड बी नथिंग बट 2,50,000। तो ठीक है, क्या है मैट्रिक्स क्या है यहाँ पे, अगर समझो मेरा वेट है वो 951 से ज़्यादा है तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, 701 से 950 तक है तो फिर उस केस में 10% का मुझे इंसेंटिव मिलेगा, दैट टू ऑफ दी फिक्स प्राइस का मुझे मिल जाएगा 10%, तो विच इज़ 1 लाख। और 700 से लेस हुआ तो फिर उस केस में 25% मिलेगा, विच विल बी 2,50,000 ऑफ दी फिक्स प्राइस, यानी 25% ऑफ दी फिक्स प्राइस विल बी 2,50,000। ये मेरा इंसेंटिव है। ओके सर, यहाँ पे इंसेंटिव है। द एंटिटी हैज़ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस है इसके पास अच्छा खासा, creating products that meet these specific performance criteria. Okay. Based on its experience, the entity has identified 5 engineering alternatives. एक मिनट इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि ना, हाँ, based on the experience, extensive experience क्या बोल रहा है, creating products the specific performance criteria. Based on its experience, the entity has identified 5 engineering alternatives that will achieve the 10% incentive, and to that will achieve 25% इंसेंटिव। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस में उसने डिटरमाइन किया कि 5 इंजीनियरिंग अल्टरनेटिव ऐसे जो 10% जो है इंसेंटिव उसको अचीव कर सकता है, और 2 ऐसा डिटरमाइन किया है कि जो 25% अचीव कर पाएगा, बरोबर। तो 25% अचीव कर पाएगा उसका 2 ही इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है। In this case, the entity determined that it has 95% confidence that it will achieve 10% incentive and 20% confidence that it will achieve 25% इंसेंटिव। तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सिंपली ऐसा बोल रहा है कि 10% अचीव कर लेगा, ऐसा कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है, 95% कॉन्फिडेंस है। और यहाँ पे 25% अचीव कर लेगा, ये ऐसा कॉन्फिडेंस कितना है, 20%। तो तुम बताओ एज अ लेमैन, अगर बोलोगे कि यहाँ पे जो 10% है वो अचीव कर पाएगा 95% की बेसिस में, तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन कौन सा वाला इंक्लूड करेगा, 10% वाला या 25% वाला ट्रांजेक्शन प्राइस में, बोलो। ऑब्वियसली 10% वाला ना, क्यों, क्योंकि
मैक्सिमम कॉन्फिडेंस किसके ऊपर है? 10%, यानी 10% का जो इंसेंटिव है वो अचीव कर पाऊंगा, तो इसी को इंक्लूड करूंगा इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ओके, बेस्ड ऑन द एनालिसिस द एंटिटी बिलीव्स 10% टू बी मोस्ट लाइकली अमाउंट, देखो मोस्ट लाइकली अमाउंट व्हेन एस्टिमेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस, देयरफॉर द एंटिटी इंक्लूड्स ओनली 10% अवार्ड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। तो सिंपली ऐसा बोल रहा है कि यहाँ पे 10% जो है वो मिलने का चांसेस है, तो फिर ये 10% ही मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करूंगा। व्हेन कैलकुलेटिंग द रेवेन्यू, बिकॉज the entity has concluded its probability that significant reversal in the amount of cumulative recognized will not occur when uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved due to 95% confidence is achieving 10% अवार्ड। सिंपली कुछ नहीं है, बोल रहा है कि 10% वाला जो है ना उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उसी को मैं ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड कर लिया। आगे देखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पैरा, ये वाला पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? द एंटिटी रीअसेसेस, क्या कर रहा है यहाँ पे? फिर से रीअसेस कर रहा है। अब रीअसेसमेंट में क्या पता चला? इट्स प्रोडक्शन स्टेटस क्वार्टरली टू डिटरमाइन वेदर इट इज ऑन द ट्रैक टू मीट द क्राइटेरिया फॉर द इंसेंटिव अवार्ड। तो एंटिटी क्या किया? एंटिटी ने रीअसेस किया। क्या रीअसेस किया सर? यहाँ पे प्रोडक्शन स्टेटस जो भी है उसको रीअसेस किया और डिटरमाइन किया कि यहाँ पे इंसेंटिव अवार्ड का क्या ट्रैक रहेगा। मैंने बताया था कि रीअसेसमेंट होना ही है, हर साल में रीअसेसमेंट होगा। एट द एंड ऑफ द ईयर 4, अब देखो सिंपली बोल रहा है कि ईयर 4 में हमें कॉन्ट्रैक्ट कब तक देना है? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल में मुझे डिलीवर करना है। 3 साल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 10% का इंसेंटिव मैं अचीव करूंगा, तो 10% का इंसेंटिव ही मैं ऐड कर रहा था इन माई ट्रांजेक्शन प्राइस। फोर्थ ईयर में मुझे ऐसा पता चला कि फोर्थ ईयर में it becomes imperative that the contract will fully achieve the weight based criteria, ठीक है? Therefore the entity revised its estimate of variable consideration to include कितना? The entire 25% of incentive fee in the year of 4, because at this point it is probable that significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when including the entire variable consideration in the transaction price। तो सिंपली ऐसा बोल रहा है कि ईयर 4 में उसने रीअसेस किया। जब रीअसेस किया तो उसे पता चला कि ये जो वेट बेस्ड क्राइटेरिया है ना, वो मैं अचीव कर सकता हूँ। तो जब अचीव कर सकता हूँ तो फिर क्या करूँगा? अब जो वेरिएबल कंसिडरेशन है उसको रीएस्टिमेट किया। रीएस्टिमेट करने से मुझे पता चलेगा कि ये 2,50,000 का अचीव कर सकता हूँ, तो 2,50,000 ईयर 4 से उन्होंने इंक्लूड करना चालू कर दिया इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। बराबर? तो उसी वही चीज़ बोल रहा है यहाँ पे। Evaluate the impact of changes in variable consideration were incurred as follows। तो यहाँ पे उन्होंने ईयर ऑन ईयर कितना कॉस्ट इनकर होगा वो बताया मुझे, राइट? ईयर ऑन ईयर कितना कॉस्ट इनकर होगा, तो अगर इसका टोटल देखोगे तो टोटल शुड बी 9,50,000। यस, ये जो है ना, दिस शुड बी 9,50,000 का। अब यहाँ पे एक चीज बताओ मुझे, क्या क्या बताना है सर? यहाँ पे मैं सिर्फ एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करता हूँ तुम्हें, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो ईयर 1, 2, 3, 4 और 5, 5 साल है। 5 साल में हमने क्या किया? 3 साल तक हमने रुपीज 1 लाख का, 1 लाख का क्या किया? 1 लाख का सर यहाँ पे हमने इंसेंटिव इंक्लूड किया। बचा हुआ 2 साल में 2,50,000 का इंक्लूड किया, राइट? कॉन्ट्रैक्ट तो है एक ही, बराबर? कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली वन, बट हमारा जो ट्रांजेक्शन प्राइस है उसमें एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं ना, बराबर? तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट या मॉडिफिकेशन याद है? जब मैं कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन पढ़ा रहा था, व्हेन देयर मतलब जब कोई भी डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड होते हैं एट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, देन व्हाट वी विल से, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको सेपरेट मानेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर समझो डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड हुआ बट नॉट एट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, ठीक है, बट नॉट एट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो हम उसको प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते थे, राइट? नेक्स्ट थिंग मैंने बोला था कि डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज ऐड नहीं हो रहे हैं और मेरा ट्रांजैक्शन प्राइस भी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है, बट चेंजेस मेरा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, चेंजेस कैसा हो रहा है? एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में हो रहा है। तो उस केस में क्या करूंगा? जितना भी पोर्शन है, अब यहाँ पे सिंस इट इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन, फिक्स प्राइस में ही रहेगा, तो वेरिएबल कंसिडरेशन का मुझे चेक करना पड़ेगा ईयर 4 में। क्यों? क्योंकि चेंज ईयर 4 में आ रहा है ना, तो ईयर 4 में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट होने के चांसेस है क्या? बिल्कुल भी यस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनिशियली आई वाज रिकॉग्नाइजिंग एट 1 लाख, अब जाके वो 2,50,000 हो रहा है। क्या पता प्रीवियस 3 साल में मुझे और कुछ अमाउंट एडजस्ट करना था,
जो एडजस्ट नहीं किया, मतलब रिकग्नाइज करना था वेरिएबल कंसिडरेशन को बट रिकग्नाइज नहीं किया ना, तो वो पूरा का पूरा ईयर फॉर्म में रिकग्नाइज करेंगे। वो कैसा करेंगे, आ जाओ देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। होप सो क्वेश्चन तो क्लियर है, क्वेश्चन तो क्लियर है, इतना तो अज्यूम कर सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट। चलो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और आगे मेरा ईयर 5। ठीक है, पहले तो मैं क्या करूँगा, बेस्ड ऑन दी, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंपली मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड। तो मेरा जो फिक्स्ड प्राइस है, फिक्स्ड प्राइस जो ईयर ऑन ईयर को मुझे अलोकेट करना है, वो भी मैं क्या करूँगा, वो बेस्ड ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड होगा। तो मुझे पहले अलोकेट करना होगा फिक्स्ड ट्रांजेक्शन प्राइस, राइट, फिक्स्ड प्राइस विच इज 10 lakhs, बरोबर। अब 10 lakhs को मुझे कॉस्ट के बेसिस में क्या करना होगा, रिकग्नाइज करना होगा। तो 10 lakhs इनटू फर्स्ट ईयर का कॉस्ट कितना है, फर्स्ट ईयर का कॉस्ट है 50,000। तो मैं ऐसा ले सकता हूँ क्या, 0.5 डिवाइडेड बाई 9.5। समझ में आ रहा है ना, क्यों ऐसा कर रहा हूँ, कॉस्ट के बेसिस में क्यों एलोकेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेथड वो यूज़ कर रहे हैं उन लोग। तो यहाँ पे 10 lakhs पहले लिख लेते हैं ना, यहाँ पे भी सेम आएगा 10 lakhs इनटू सेकेंड ईयर का कॉस्ट कितना है 1.75, 1.75 डिवाइडेड बाय 9.5। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद कितना आएगा 10 lakhs इनटू थर्ड ईयर का कॉस्ट कितना है 4 lakhs, 4 डिवाइडेड बाय 9.5, बराबर। फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा फोर्थ ईयर का कॉस्ट कितना है 2.75। तो सेम 10 इंटू 2.75 डिवाइडेड बाई 9.5, बराबर। और उसके बाद ईयर 5 में सेम 10 lakhs इंटू कितना आएगा 50.5 डिवाइडेड बाई 9.5। ठीक है, तो माना यहाँ पे गंदा हैंड राइटिंग है, एडजस्ट कर लो थोड़ा बहुत। 10 lakhs इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 9.5, तो ये आ जाएगा इंटू 10 lakhs करो, तो ये आ जाएगा 56 52631। या फिर इसको मैं कर लूँ यहाँ पे 52632। ओके, फिर उसके बाद 10 lakhs इंटू 1.75 lakhs, 1,75,000 डिवाइडेड बाई 9,50,000। तो ये आ जाएगा 184211। ठीक है, फिर उसके बाद 10 lakhs इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9,50,000। तो ये आ जाएगा 421053। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखोगे 2.75 डिवाइडेड बाय 9.5, तो ये आ जाएगा 289474 आ जाएगा। कितना था, अरे 289474। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट वाला आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी कंप्यूटेड है ना, 52,632। कूल, यहाँ तक क्लियर है। क्या क्या मैंने सिंपली यहाँ पे कंप्यूट किया कि फिक्स्ड प्राइस कितना हमें अलोकेट करना है ड्यूरिंग द ईयर, 1 2 3 4 5 साल में।
अब चलते हैं नेक्स्ट में, अब चलते हैं वेरिएबल कंसिडरेशन एडजस्ट करने में। अब वेरिएबल कंसिडरेशन कितना है, वेरिएबल कंसिडरेशन अगर देखोगे तो एक साल में वेरिएबल कंसिडरेशन 3 साल तक 10 लाख था, बरोबर। 3 साल तक कितना था, 10 लाख था, 10 लाख नहीं सॉरी 1 लाख था, और फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में कितना हो गया वो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख 50 एंड यहाँ पे हो गया 2 लाख 50, बरोबर। यस और नो, यहाँ तक क्लियर है, कोई भी डाउट, यहाँ तक क्लियर है क्या, बताओ। अब क्या होगा, जस्ट अ मिनट चलो, तो यहाँ पे क्या था, ये वेरिएबल एस्टिमेशन था, दिस वॉज एस्टिमेशन दैट वी विल गेट फर्स्ट ईयर में 1 लाख मिल सकता, 3 साल तक 1 लाख मिलने का ये था, और उसके बाद 2 साल में 2 लाख 50, 2 लाख 50 ऐसा मान लिया हमने, मान लिया इन द सेंस क्वेश्चन बोल रहा है। बट ये जो है ना, ऐसा मत समझो कि ईयर 1 में 1 लाख मिलेगा, ईयर 2 में 1 लाख मिलेगा, ईयर 3 में 1 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन देखोगे ना तो सिंपली ये वेट बेस्ड है, यानी क्या, सिर्फ और सिर्फ या तो 1 लाख मिलेगा या तो 2 लाख 50 मिलेगा, या तो 1 लाख मिलेगा या तो 2 लाख 50 मिलेगा इन टोटल इंसेंटिव। तो यहाँ पे ऐसा मिसकंसेप्शन मत लेना कि एक साल में 1 लाख मिलेगा, नहीं, ये 1 लाख को भी अपने को बांटना पड़ेगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 में, ठीक है। तो ये बांटना पड़ेगा अपने को, वो कैसा करेंगे, देखो मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मेथड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड। तो जिस बेस में हम कंप्यूट करेंगे, जैसे फिक्स वेरिएबल और फिक्स्ड कंसिडरेशन को हमने अलोकेट किया था, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। तो वेरिएबल कंसिडरेशन को अलोकेशन कैसा होगा, कैसा होगा सर, मुझे क्या लग रहा था 1 लाख मिलेगा मुझे, बराबर। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर का प्राइस है, फर्स्ट ईयर का कॉस्ट है 50,000 और टोटल कॉस्ट 9 लाख 50 है। तो अगर देखो कंप्यूटेशन करोगे तो 1 लाख इंटू 0.5 इंटू 9.5, तो ये आ जाएगा 5263 का। दिस इज द एस्टिमेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन जो हम फर्स्ट ईयर के लिए एट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम देखेंगे सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख लग रहा था, और सेकेंड ईयर का प्राइस कितना था, कॉस्ट 1.75 डिवाइडेड बाय 9.5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 लाख इंटू 1.75 डिवाइडेड बाय 9.5, तो यहाँ पे 18421 आएगा, कूल। फिर उसके बाद अगर देखोगे तो थर्ड ईयर में भी मुझे 1 लाख ही लग रहा था, और इसका जो कॉस्ट था 4 लैक्स था, 9.5। अब यहाँ पे 1 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9.5 बोलूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 42105, बरोबर। अब आ जाएगा ईयर 4, ईयर 4 में हमने क्या किया था, ईयर 4 में मेरा एस्टिमेशन चेंज हो गया। अब जब एस्टिमेशन चेंज हो गया तो यहाँ पे मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो 2.5, कॉस्ट कितना है, कॉस्ट था 2.75, 2.75 डिवाइडेड बाय 9.5, इतना थोड़ा एडजस्ट कर लो यार, ठीक है। तो यहाँ पे 2,50,000 इंटू इंटू 2.75 डिवाइडेड बाय 9.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 72,368। ये मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन आएगा, कंसिडरिंग 2,50,000 एज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। तो 2.5 इंटू यहाँ पे 0.5 था ना, 9.5, तो कितना आएगा देखो, 2.5 इंटू 2,50,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 9,50,000, तो ये आ जाएगा 13,157। ये मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन होगा। यहाँ पे तुम गलत ये मत लेना, गलत फहमी में मत बैठना कि हर साल में मुझे 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसा मिलेगा या 2 लाख 50 2 लाख 50, ऐसा नहीं। जब वेट का क्राइटेरिया एक्सीड हो जाएगा तब जाके हम सोचेंगे कि हाँ मुझे 1 लाख मिलेगा, अगर 10% का अचीवमेंट होगा, तो 25% अगर होगा तो 2 लाख 50 मिलेगा, राइट। ये टोटल जो है 1 लाख, ये मुझे 3 साल में बांटना है, विद इन 3 ईयर्स मुझे बांटना है। वो बांटना कैसा होगा, बांटना ऐसा होगा बेस्ड ऑन माई कॉस्ट, तो वैसा मैंने बांट दिया। अब ना एक और चीज आएगा यार, क्या चीज, सर मैंने बोला था ना एक हो जाएगा क्यूमुलेटिव केचप, क्यूमुलेटिव
क्यों आएगा सर? क्यों आएगा, आ जाओ बताता हूँ। यहाँ पे करो क्या वर्किंग नोट? यहाँ पे वर्किंग नोट करते हैं, बाद में लेके जा सकते हो ऊपर। अब वर्किंग नोट के बेसिस में अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, तो जो वेरिएबल कंसिडरेशन, यहाँ पे पहले हेडिंग तो लिख लेते हैं, क्यूमुलेटिव अभी क्यूमुलेटिव कैचअप कैसे समझे सर? देखो, अचानक से कोई चेंज आ रहा है इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इन आर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, राइट, और प्राइस का रिडक्शन या इंक्रीज हो रहा है, तो सिंपल है, तो यू हैव टू डू द क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट। समझे क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा? जैसे ये इसमें हो रहा है, 3 साल तक हमारा अलग था कुछ वेरिएबल एस्टिमेशन और 2 साल का कुछ अलग था, बराबर। तो मेरा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में मेरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिटरमाइन होगा ना, बराबर। इन दी एंड, मतलब ईयर एंड में, मतलब जब प्रोजेक्ट जब डिलीवर होगा, तब मेरा जो प्राइस रहेगा दैट वुड बी एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, जो फिक्स प्राइस था 1 लाख नहीं, कितना 10 लाख था, प्लस वेरिएबल कंसिडरेशन, बराबर। ये वेरिएबल कंसिडरेशन मेरा 2,50,000 का होना चाहिए ना, कितना होना चाहिए? 2,50,000 का, बराबर। बट पहले 3 साल में मैंने कितने 1 लाख के बेसिस में रिकग्नाइज किया था, तो ईयर 4 में चेंज हुआ, तो मेरा पहले 3 साल कम रिकग्नाइज हुआ है, फर्स्ट 3 इयर्स मेरा कम रिकग्नाइज हुआ है, तो ये फर्स्ट 3 इयर्स का मुझे क्या करना पड़ेगा, जितना भी लेस रिकग्नाइज हुआ था उतना मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकग्नाइज करना होगा ईयर 4 में, बरोबर। टू एडजस्ट 3 इयर्स का, 3 इयर्स का वेरिएबल कंसिडरेशन जो कम एडजस्टमेंट कम कंसिडर किया था इन द ट्रांजेक्शन प्राइस, उसको मुझे फिर से रिकग्नाइज करना पड़ेगा इन द ईयर 4। तो वो कैसा रिकग्नाइज करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वेरिएबल कंसिडरेशन टू बी बुक्ड टिल ईयर 4। ईयर 4 तक वेरिएबल कंसिडरेशन कितना बुक होना चाहिए था, तो वो अगर देखोगे यहाँ पे 2,50,000 का था, बरोबर। कितना बुक होना चाहिए था? अगर 2,50,000 अगर मैं पूरे सालों में फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक लेता हूँ, तो उस केस में ईयर 4 तक मैं कितना वेरिएबल कंसिडरेशन बुक कर लेता, वो कैसे समझ में आएगा? हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मेरा कॉस्ट कितना रिकग्नाइज हुआ अप टू ईयर 4, तो अप टू ईयर 4 मेरा कॉस्ट कितना रिकग्नाइज हुआ, यहाँ पे देख लो। तो अगर देखोगे यहाँ तक अगर देखोगे तो 9 lakhs हो गया है रिकग्नाइज, और मेरा टोटल कॉस्ट है 9,50,000, बरोबर। इसी के बेसिस में हम अलोकेशन कर रहे हैं, तो मेरा 2,50,000 कहाँ गया मेरा क्यूमुलेटिव, हाँ, 2,50,000 वेरिएबल कंसिडरेशन होता, तो ईयर 4 तक 9 लाख की कॉस्ट के बेसिस में और टोटल कॉस्ट 9,50,000 के बेसिस में कितना होना चाहिए था? ये होना चाहिए था 2,50,000 इंटू 9 / 9.5, ये होना चाहिए था 236,842 का। यानी क्या, इतना वेरिएबल कंसिडरेशन में रिकग्नाइज करता, 2,36,842 का मैं वेरिएबल कंसिडरेशन क्या करता, रिकग्नाइज कर लेता इन दी बुक्स, राइट। बट अब तक रिकग्नाइज कितना किया? लेस ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड वेरिएबल कंसिडरेशन, राइट। कितना रिकग्नाइज किया बोलो? ये जो है दिस इज 1 to 4 ईयर का कॉस्ट। हाँ, अच्छा, अलग पेन से लिखो, आ जाओ लिखता हूँ, अपने पास पेन ही पेन है, ठीक है। अब ईयर 4 तक कितना वेरिएबल कंसिडरेशन मैंने ले लिया, 5,252,6,3, 5,263, ये ईयर 1 का हो गया, प्लस फिर उसके बाद अगर देखोगे तो 18,421, 18,421 ईयर 2 में रिकग्नाइज किया। फिर उसके बाद 42,105, 42,105 मैंने ईयर 3 में रिकग्नाइज कर लिया, और उसके बाद 72,368, 72,368 मैंने ईयर 4 में रिकग्नाइज किया, तो इतना मैंने ऑलरेडी वेरिएबल रिकग्नाइज कर लिया है, 68। तो कितना रिकग्नाइज किया, 138157, इतना मैंने ऑलरेडी रिकग्नाइज किया, तो मेरा क्यूमुलेटिव कितना आना चाहिए? क्यूमुलेटिव कैचअप
एडजस्टमेंट कितना आएगा बताओ, -236842, तो 98685। समझा क्या? ये मेरा क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट मेरा ईयर 4 में ऐड हो जाएगा, 98685। नहीं समझा होगा ना, तो यहाँ पे आ जाओ, मैं बताता हूँ, मैं हूँ ना। देखो क्या हो रहा है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में मैंने क्या किया, 1 लाख के बेसिस में रिकग्नाइज किया। बट ईयर एंड में, 5th ईयर में मुझे क्या होगा, प्राइस कितना होगा मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस, मेरा ट्रांजेक्शन प्राइस होगा 10 lakhs प्लस मेरा जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो। बट ईयर 4 में मुझे क्या पता चला, ईयर 4 में आई अंडरस्टूड दैट मेरा जो है वेट विल बी, वेट का क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई हो जाएगा और मेरा जो वेरिएबल कंसिडरेशन है वो 2,50,000 का आ जाएगा। बट सर इनिशियली 1 to 3 ईयर्स में, 1 से 3 साल तक हमने तो 1 लाख के बेसिस में रिकग्नाइज किया था। हाँ ना, तो वही बोल रहा हूँ, मुझे कितना 2,50,000 तक लेके जाना है मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन को। तो ये तो 3 साल में मैंने कम कम रिकग्नाइज किया था ना, राइट? ये 3 साल में मैंने कम कम रिकग्नाइज किया था, तो अभी उसको बढ़ाना है। अब बढ़ाना हो तो कब बढ़ाऊंगा, 3 साल तो बीत चुके हैं, 3 years have been gone. Now in the year 4 we will do the adjustment. अब कैसा होगा, देखो कैसा होगा, मेरा जो स्टैंडर्ड वेरिएबल कंसिडरेशन कितना कंसिडर करना चाहिए था, 2,50,000 का। और 2,50,000 अलोकेट कैसा करूंगा मैं, अलोकेट करूंगा बेस्ड ऑन कॉस्ट। तो ईयर 4 तक अगर 2,50,000 मैं वेरिएबल कंसिडरेशन मानता हूं, तो वेरिएबल कंसिडरेशन 2,50,000 इनटू ईयर 4 तक का कॉस्ट डिवाइडेड बाय 9,50,000 करूं, तो मुझे मिल जाएगा कि वेरिएबल कंसिडरेशन अप टू ईयर 4 कितना रिकग्नाइज करना चाहिए था, वो मिल जाएगा। तो अगर देखोगे यहाँ पे मैंने वही किया, 2,50,000 इंटू ईयर 4 तक का कॉस्ट डिवाइडेड बाय 9,50,000, तो मुझे इतना रेवेन्यू रिकग्नाइज करना चाहिए था, मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन 2,36,842 का मुझे क्या करना चाहिए था, रिकग्नाइज करना चाहिए था। बट मैंने रिकग्नाइज कितना किया, ईयर 4 तक रिकग्नाइज किया ओनली दिस मच, 1,38,157। तो इन दोनों का डिफरेंस विल बी क्यूमुलेटिव कैचअप, यानी क्या, इतना मेरा ऐड हो जाएगा टू गो अंटिल 2,50,000, मतलब 2,50,000 का वेरिएबल कंसिडरेशन लेके आने। चलो क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, या फिर मेरे नंबर तो होगा ही तुम्हारे पास, यू कैन मैसेज मी, राइट? अब देखो कितना आएगा टोटल, टोटल रेवेन्यू कितना आ जाएगा बताओ, रेवेन्यू वुड बी ए प्लस सी प्लस डी, बरोबर, ए प्लस सी प्लस डी। तो कितना आएगा देखो, 52,632 प्लस 5,263, 57, 57,895, राइट? फिर उसके बाद देख लो यार, कंप्यूटेशन कर लो तुम, 1,84211 प्लस 1,84221, तो ये आ जाएगा 2,02632 ठीक है। ईयर 3 का कितना आएगा, 4,63158, ठीक है। ईयर 4 का आ जाएगा 4,60527। अच्छा, प्लेस थोड़ा कम है, आ जाओ अपन थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ईयर 4 में अगर देखोगे तो ये आ जाएगा 65,790, ये मेरा टोटल रेवेन्यू होगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट वाला थोड़ा टाइम लेगा। इसमें से लेस कर दो मेरा कॉस्ट, ये मेरा डी था ना, ये हो गया ई, ये आ जाएगा एफ। कॉस्ट को लेस कर लो, कॉस्ट मेरा पता है क्या, यस यहाँ पे पता है ना सर, यहाँ पे देखो 50,000 फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में 50,000 है। अब मॉड्यूल ने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाला है, तो हम भी निकाल लेते हैं ना, 1,75,000 है सेकेंड ईयर में, बराबर, 4 लाख है थर्ड ईयर में, फिर उसके बाद 2,75,000 और देन आ गया 50,000। तो मेरा ऑपरेट प्रॉफिट है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, 7,895, राइट? फिर उसके बाद ये कितना आएगा, 2,02,632 माइनस 1,75,000, तो ये आ जाएगा 27,632, राइट? ये आ जाएगा 63,158,
ये कितना आएगा 185527 आएगा, और ये आ जाएगा 15,790। बराबर, क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीन दिख रहा है ना? क्या किया मैंने? कुछ नहीं, मैंने टोटल रेवेन्यू कंप्यूट कर लिया, कॉस्ट था मेरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन से कॉस्ट लेस कर लिया तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब मैं क्या निकालूंगा? मार्जिन निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मार्जिन। तो यहाँ पे क्या रहेगा मार्जिन? नथिंग बट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है मेरा? प्रॉफिट है मेरा 7 8, डायरेक्टली कर लो ना, यहाँ पे फिर से किचबिच हो जाएगा। टू ये वाला जो है ना जी, यहाँ पे ये अच्छा आएगा ना। तो यहाँ पे देखो, दिस वुड बी नथिंग बट जी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू का कहा है, रेवेन्यू 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 है ई इंटू 100। ठीक है, तो देख लो कैसा आएगा। 7895 डिवाइडेड बाय 57895 इंटू 100, तो फर्स्ट आ जाएगा 13.64%। तो अगर मैं ऐसा दिखाऊँ तुम्हारा कंप्यूटेशन, तो ये आ जाएगा 57895 इंटू 100। ठीक है, अगर ये बताओ 27632 डिवाइडेड बाय 202632 इंटू 100 एंड सो ऑन, सो ऑन। तो यहाँ पे देख लो कितना आएगा, ये आ जाएगा 13.64, ये आ जाएगा 13.64, यहाँ पे आ जाएगा 40.29%, यहाँ पे आ जाएगा 24%। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे हम। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू वुड बी माय मार्जिन। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है कि बताओ? एलडीआर क्वेश्चन है, एकदम मस्त क्वेश्चन है, करके जाने का एग्जाम में, ये करके जाने का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर फटाफट फटाफट सॉल्व करते आना चाहिए। बरोबर, ठीक है, कूल। अगर क्वेश्चन का समरी बताओ, मैं समरी कुछ नहीं है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तो सबसे पहले वेरिएबल जो कंसिडरेशन है उसको रीएस्टिमेट कर रहे हैं, रीएस्टिमेट इन द सेंस रीअसेस कर रहे हैं इन ईयर नंबर 4, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट है वो सही से होना चाहिए, यानी क्या वेरिएबल कंसिडरेशन शुड बी अलोकेटेड ओवर द ईयर्स इन अ प्रॉपर मैनर। बराबर, तो उसके लिए हम क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हाँ, अब क्या करते थे, क्वेश्चन एक बार बता दूं, पहले तो कॉस्ट टू कॉस्ट इनपुट मेथड यूज कर रहे हैं, तो कॉस्ट के बेसिस में सारे एलोकेशंस हो गए, तो फिक्स प्राइस भी कॉस्ट के एलोकेशन के बेसिस में हुआ, वेरिएबल कंसिडरेशन भी कॉस्ट के एलोकेशन से हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखोगे थर्ड ईयर में क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट आया, जिसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया है, 2,50,000 ले लिया, और ईयर 4 तक का कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट, मतलब अगर 2,50,000 स्टार्ट से अगर मैं कंसिडर करता हूं तो फिर कितना वेरिएबल कंसिडरेशन आ सकता है, तो वो हमने कंप्यूट कर लिया, विच वॉज दिस मच। बरोबर, और देखा मैंने कि मेरे वेरिएबल कंसिडरेशन अब तक कितना रिकग्नाइज कर लिया, तो अब तक कितना रिकग्नाइज कर लिया, इतना, और इतना रिकग्नाइज करने के बाद मेरा क्यूमुलेटिव कैच एडजस्टमेंट 98,685 का आ गया। कूल, ओके सर। अब नेक्स्ट थिंग मैंने अगर बताया, तो फिर उस केस में ये क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट ऐड कर लिया, फिर उसके बाद कॉस्ट लेस कर लिया, फिर प्रॉफिट मार्जिन निकला, ये तो नॉर्मल सिंपल प्रोसेस है, इंटर में करते आ रहे हो। इंपॉर्टेंट था दिस स्टेप, अगर मैं बताऊं यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप देख के जाना। कूल, चलो आगे बढ़े। यस, हम कहा थे सर, हम थे वेरिएबल कंसिडरेशन में। वेरिएबल कंसिडरेशन अगर बताऊं मैं, तो नॉर्मली वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट करने का दो तरीका है, एक्सपेक्टेड, मोस्ट लाइकली, ये दो पता है? यस सर। फिर उसके बाद हमने देखा था वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड करेंगे इन द ट्रांजेक्शन प्राइस ओनली व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट इन फ्यूचर द रिवर्सल विल नॉट टेक प्लेस, मतलब यानी इन फ्यूचर वो वेरिएबल कंसिडरेशन को रिवर्स करने का जरूरत ना हो, तब जाके मैं क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा वेरिएबल कंसिडरेशन, अदरवाइज इंक्लूड ही नहीं करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़े, हमने आगे बढ़ के ये देखा कि ये रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन होता क्या है। रीअसेसमेंट यानी क्या, ईच एंड एवरी ईयर एंड वी विल डू अ रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, या फिर ईयर एंड ना हो बट यहाँ पे कोई एक टाइम स्पेसिफाइड हो, वहां पे हम वेरिएबल कंसिडरेशन को रीएस्टिमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस। अब जब रीअसेसमेंट करेंगे, जब रीअसेसमेंट होगा, तो यहाँ पे चेक करेंगे कि मेरा वेरिएबल कंसिडरेशन में कोई चेंज है क्या।
अगर वेरिएबल कंसिडरेशन में कोई भी चेंज होगा देन इन दैट केस व्हाट विल डू देखेंगे कि क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट है या नहीं है तो फिर वो क्यूमुलेटिव कैचअप एडजस्टमेंट कर लेंगे। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है। अब एक और चीज़ आता है, अब मेरे कंसेप्ट नोट्स में लिखे जाता हूँ। तो हमने क्या पढ़ लिया था, असेसमेंट ऑफ वेदर द एस्टिमेट ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी चेंज, मतलब एस्टिमेशन जो है ना वो चेंज होगा क्या रिपोर्टिंग पीरियड में, वो देख लिया। अब हम देखते हैं कंस्ट्रेंट्स ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन क्या है। बस इसका मॉड्यूल में एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ अगर रीड करोगे तो हो जाएगा, बट इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। अब कंस्ट्रेंट्स यानी क्या, मैं वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट कर ही नहीं पा रहा हूँ। बरोबर, मैंने क्या बोला, वेरिएबल कंसिडरेशन को हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट कब करेंगे, जब यहाँ पे दो से ज़्यादा आउटपुट्स है तो हम कौन सा एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड लेंगे। अगर समझो दो से कम यानी कि सिर्फ दो आउटपुट है तो मोस्ट लाइकली मेथड यूज़ करेंगे और वेरिएबल कंसिडरेशन को हम कंप्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रेंड वेरिएबल कंसिडरेशन है, यानी क्या, वेरिएबल कंसिडरेशन को मैं एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ कि कितना मुझे मिलेगा वेरिएबल कंसिडरेशन। तो उस केस में मैं वेरिएबल कंसिडरेशन को मेरे ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करूंगा ही नहीं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, उस वेरिएबल कंसिडरेशन को मेरे ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड करूंगा ही नहीं। इनफैक्ट जब वो वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगा मुझे, मतलब वेरिएबल कंसिडरेशन एक्चुअल में मिलेगा, तब रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लूंगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। कंस्ट्रेंट्स यानी क्या, सिंपली व्हेन द वेरिएबल कंसिडरेशन कांट बी एस्टिमेटेड, एस्टिमेट हो ही नहीं सकता है, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वेरिएबल कंसिडरेशन का एस्टिमेशन नहीं हो पा रहा है, तो मैं वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड नहीं करूँगा इन द ट्रांजैक्शन प्राइस। बट जब वो मुझे मिल जाएगा वेरिएबल कंसिडरेशन, व्हेन आई विल रिसीव दैट वेरिएबल कंसिडरेशन, इन दैट केस मैं रिकग्नाइज कर लूंगा एज अ रेवेन्यू। मेरे ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड ही नहीं था, बट रेवेन्यू एज अ रेवेन्यू मैं रिकग्नाइज कर सकता हूँ जब वो मिलेगा। बराबर, जब वो मिलेगा तब। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं सर, एग्जांपल सिंपली अगर समझो मार्केट के बेसिस में पकड़ते हैं, एक मार्केट मतलब स्टॉक मार्केट में तुम समझो अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी हूँ, कौन हूँ, असेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोगों से पैसा लेता हूँ और लोगों से पैसा ट्रेड करता हूँ और उनको प्रॉफिट्स अर्न करके देता हूँ। और यहाँ पे मेरा जो है ना एक फिक्स्ड फी है। फिक्स्ड फी क्या है, समझो 20,000 का फिक्स्ड फी है, यानी क्या, एक ट्रेड का मैं 20,000 रुपीज़ लेता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गया फिर भी ठीक है, 20,000 रुपीज़ लेता हूँ एक ट्रेड का। और जितना भी प्रॉफिट कमाऊंगा ना, उस प्रॉफिट में 2% का मेरा क्या होगा, इंसेंटिव होगा। अब बताओ, क्या तुम यहाँ पे जो 2% है, 2% ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, वो तुम कंप्यूट कर पाओगे क्या, एस्टिमेट कर पाओगे क्या कि जो 2% जो है ना वो 10,000 का ही होगा, 1 लाख का ही होगा। नहीं कर सकते है ना। अब मार्केट कितना वॉलेटाइल है कि यहाँ पे मुझे 1 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है, 1 लाख का लॉस भी हो सकता है, बट मेरा यहाँ पे 2% ऑफ द प्रॉफिट ही है मेरा इंसेंटिव। अगर लॉस हो गया तो मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2% ऑफ दी जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट को मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन। बट इसको ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड कर सकता है क्या, मेरा 20,000 ट्रेड का है ना, उसमें इंक्लूड कर सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द मार्केट इज वॉलेटाइल और मेरे जो वेरिएबल एस्टिमेशन है, वेरिएबल कंसिडरेशन है, उसको एस्टिमेट कर ही नहीं पा रहा हूँ। बरोबर, तो उस केस में इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। बट जब भी मुझे 2% का प्रॉफिट्स का जो इंसेंटिव है वो मिलेगा, उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता हूँ इन माई बुक्स। समझ रहे हो, क्लियर है। कंस्ट्रेंट्स इज नथिंग बट एस्टिमेट ना कर पाना। जब एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो उसको इंक्लूड मत करो इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे, बट अगर समझो जब भी वो मिलेगा तब मैं रेवेन्यू रिकग्नाइज कर सकता हूँ। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल कंसिडरेशन। दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल कंसिडरेशन। तो आज जो तुम्हारा एक अच्छा सा क्वेश्चन है, वो अच्छा सा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 33, विच इज वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जहाँ पे मैंने बताया था ना, अब यहाँ पे कंस्ट्रेन है तो हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे। बरोबर, तो उसी के रिलेटेड बात करते हैं, आ जाओ देखते हैं। ऑन 1 April X1 an entity enters into a contract with a client to provide asset management services for 5 years। फिर से देखो यार, मेरा कॉपी क्या, देखो इन्होंने एग्जाम्पल, क्या करूँ मैं, जस्ट किडिंग। चलो, ऑन 1 April X1, ठीक है, एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया टू प्रोवाइड द असेट मैनेजमेंट सर्विसेज फॉर 5 years, 5 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट है। द एंटिटी रिसीव्स 2% क्वार्टरली मैनेजमेंट फीस बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स
असेट अंडर मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर में उसका जितना भी उसका अंडर मैनेजमेंट है, असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, उसका 2% मुझे मिल जाता है एवरी क्वार्टर। एट 31st March X2 द क्लाइंट्स असेट अंडर मैनेजमेंट आर 100 करोड़। तो फिर यहाँ पे 31st March X2 में इसका जो मतलब कितना था, assets under management 100 crore था। Okay sir, in addition the entity receives a performance based incentive of 20% of the funds return in excess of the return of an observable in market index over 5 years period। तो 20% का मेरे पास क्या है, और 20% का इंसेंटिव है जो मेरा फंड के रिटर्न के बेसिस में मिलेगा। ओके सर, कॉन्सिक्वेंटली बोथ द मैनेजमेंट फी एंड द परफॉर्मेंस फी, मैनेजमेंट फी और परफॉर्मेंस फी इन द कॉन्ट्रैक्ट आर वेरिएबल कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट फी है वो भी मेरा क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन है, और उसके बाद परफॉर्मेंस फी है वो भी मेरा क्या है, वेरिएबल कंसिडरेशन है। ओके सर, इन द कॉन्ट्रैक्ट एनालाइज द रेवेन्यू टू बी रिकग्नाइज एज ऑन 31st March X2। अच्छा, सब छोड़ो, सब दिमाग से निकलो, बस इतना सोचो, अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो क्या तुम वेरिएबल कंसिडरेशन को एस्टिमेट कर सकते हो क्या? इस केस में 2% और 20% है, तो यहाँ पे तो 100 करोड़ दिया है, बट नॉर्मली जो रिटर्न है 20% का रिटर्न, क्या वो तुम एस्टिमेट कर सकते हो? बोलो, अगर एस्टिमेट करते रहेंगे तो ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड करेंगे, एस्टिमेट नहीं हो पाता है, बरोबर। ये 20% और 2% को एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्यों? मार्केट इज बहुत वॉलेटाइल, मार्केट वॉलेटाइल है। अब कब 10% से मतलब कब 10,000 प्रॉफिट मिल सकता है, जब करोड़ में भी मिल सकता है प्रॉफिट, या फिर करोड़ों में लॉसेस भी हो सकता है, बरोबर। तो ये वेरिएबल कंसिडरेशन को हम ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वी कांट एस्टिमेट द वेरिएबल ट्रांजेक्शन प्राइस, मतलब वेरिएबल प्राइस, सॉरी वेरिएबल कंसिडरेशन हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो इसको इंक्लूड करना ही करेंगे इन द ट्रांजेक्शन प्राइस। ओके, बट जब ये मिलेगा उसको रेवेन्यू रिकग्नाइज कर लेंगे। ओके सर, आ जाओ, रीड करते हैं आंसर। आंसर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर होमवर्क दे दूँ तो हो जाएगा, बट आ जाओ रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? द एंटिटी अकाउंट्स फॉर द सर्विसेज एज अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके, समझ गया, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट सर्विसेज दैट आर सब्सटेंशियली द सेम एंड हैव द सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर। तो अपना जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में सेकेंड पॉइंट जो था, फर्स्ट पॉइंट तो डिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज था, सेकेंड पॉइंट क्या था? सेकेंड पॉइंट था सीरीज ऑफ डिस्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज का था, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दिया था। सेम यहाँ पे वही हो रहा है ना, जो क्लाइंट को मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ? असेट मैनेजमेंट सर्विसेज दे रहा हूँ, विच इज़ अ सीरीज ऑफ सर्विसेज ओवर द 5 years, 5 साल के लिए सेम सर्विसेज दूंगा। अब प्रॉफिट होगा लॉस होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। द सर्विस ट्रांसफर to the customer over the time and use the same method to measure the progress, that is time based measure of progress. The entity observes that promised consideration is dependent on the market and thus highly susceptible to factors outside the entity's influence। ये देखो सिंपली क्या बोल रहा है, तो प्रॉमिस कंसिडरेशन जो है वो डिपेंडेंट ऑन द मार्केट है, तो फिर यहाँ पे जो एंटिटी के हाथ में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है, ये आउटसाइड के इन्फ्लुएंस के बेसिस में है। ओके, in addition, the incentive fee has large number and broad range of possible consideration amounts. The entity also observes that although it has experience with the similar contracts, मतलब उसको है experience similar contracts है, that experience is of little productive value in determining the future performance of the market। यानी उसके पास भले ही experience है, but उसके हाथ में कुछ नहीं है। तुम कितने भी एक्सपीरियंस हो, मार्केट में 20 साल का एक्सपीरियंस रखते हो, बट प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें पता नहीं होगा ना। तुम तो ओवरऑल एक ईयर ऑन बेसिस में बता सकते हो या लॉन्ग टर्म के बेसिस में बता सकते हो, बट आज के दिन अगर अभी बात करूं मैं, तो फिर यहाँ पे प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कुछ बता नहीं सकते ना, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन दी वेरियस अदर फैक्टर्स। Therefore, at a contract inception, the entity cannot conclude that it is highly probable that significant reversal in the cumulative amount of revenue recognized would not occur if an entity include the estimation of management fee or the incentive fee in the transaction price। तो सिंपली ऐसा बोल रहा है कि आज के दिन पे मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड कर सकते हैं ट्रांजेक्शन प्राइस में, क्यों? इन फ्यूचर वो रिवर्सल हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्केट में अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं, मार्केट अगर डाउन चला गया तो वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, एट ईच रिपोर्टिंग डेट द एंटिटी अपडेट्स इट्स एस्टिमेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस, कॉन्सिक्वेंटली द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर द एंटिटी कंक्लूड्स दैट it can include in the transaction price the actual amount of quarterly management fee because the uncertainty is resolved. However, the entity concludes that it cannot include the estimate of incentive, देखो incentive को तो include ही नहीं कर सकता in the transaction price of those dates.
This is because there has to be a change in the assessment from the contract inception. The variability of the fees based on the market index indicates that the entity cannot conclude that it is highly probable that significant reversal of the cumulative revenue recognized will not occur if the entity includes the estimation of incentive fees in the transaction price. वही सेंटेंस है क्या? अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो एंटिटी के पास इतना अनसर्टेनिटी नहीं है कि ये जो रेवेन्यू है जो रिकग्नाइज किया था ट्रांजेक्शन प्राइस में उसको रिवर्स कर सकते हैं या नहीं करके. यानी क्या? सिंपली एंटिटी ये बोल रहा है अगर मैं वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजेक्शन प्राइस में क्लब करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चांसेस है कि इन फ्यूचर ये रिवर्स हो सकता है, उसके लिए मैं इंक्लूड नहीं करूँगा. At 31st March X2, the client's asset under management is 100 crore. बरोबर. Therefore, the resulting quarterly management fee and the transaction price is 2 crore. 2 crore मतलब 2% of the asset under management. Quarterly 100 crore था, 100 crore का 2% 2 crore होगा. At the end of each quarter, the entity allocates the quarterly management fee to distinct goods and services during the quarter. This is because the fee relates to specifically entity's effort to transfer the services for the quarter, which is distinct from the services provided in the other quarters. Consequently, the entity recognizes 2 crore as revenue for the quarter ended 31st March X2. X2 को कितना सिर्फ 2 crore estimate कर सकता है. अब यहाँ पे जो तुम बोलोगे सर फिर ये 20% या 20% बेस्ड ऑन टोटल 5 years का जो वेरिएबल कंसिडरेशन मिलेगा, टोटल 5 साल के लिए जो वेरिएबल कंसिडरेशन जो रिटर्न होगा वो रिटर्न के बेसिस में 20% मिलेगा. तो 5 साल का हम तो एस्टिमेट नहीं कर सकते ना रिटर्न, तो उसके लिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. अगर मैं समराइज कर दूं वेरिएबल कंसिडरेशन का सिंपल वे में, अगर समराइज कर दूं तो वेरिएबल कंसिडरेशन हमारा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही हो गया वेरिएबल कंसिडरेशन. यस, वेरिएबल कंसिडरेशन खत्म हो गया. अब वेरिएबल कंसिडरेशन था क्या, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा दूँ. वेरिएबल कंसिडरेशन यहाँ पे क्या था? वेरिएबल कंसिडरेशन इज नथिंग बट यहाँ पे जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं उसमें कुछ परफॉर्मेंस बोनसेस है, इंसेंटिव्स है, उसमें डिस्काउंट्स है, ये सारी चीज़ें इज अ वेरिएबल कंसिडरेशन. ये वेरिएबल कंसिडरेशन को ट्रांजेक्शन प्राइस में इंक्लूड करना या नहीं, दैट विल बी बेस्ड ऑन कंस्ट्रेंट. ठीक है. अब कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट इन नथिंग बट जहां पे इफ द वेरिएबल कंसिडरेशन कांट बी एस्टिमेटेड देन इन दैट केस विल नॉट इंक्लूड द वेरिएबल कंसिडरेशन इन द ट्रांजैक्शन प्राइस, राइट? बट हाउ वी विल एस्टिमेट द वेरिएबल कंसिडरेशन? वी हैव टू मेथड्स. वन इज most likely method, other one is expected value method. When there are only two outcomes जहाँ पे you will say that यहाँ पे या तो ये incentive मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, then in that case what we will say this is most likely method और most likely method use करके हम वहाँ पे variable consideration को estimate कर सकते हैं. Other case जहाँ पे more than two outcomes है, in that case what we will say that दी वेरिएबल कंसिडरेशन मतलब जहाँ पे मोर देन टू आउटकम्स है और प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, देन इन दैट केस वी विल कंप्यूट द वेरिएबल कंसिडरेशन एंड वहाँ पे हम उसको इंक्लूड करेंगे इन द ट्रांजैक्शन प्राइस. ओके. देन उसके बाद हमने देखा था कि ये कंस्ट्रेंट्स तो पढ़ लिया. कंस्ट्रेंट यानी वेरिएबल कंसिडरेशन को इंक्लूड मतलब एस्टिमेट नहीं कर सकते तो ट्रांजैक्शन प्राइस में इंक्लूड नहीं करेंगे. ओके सर. अब उसके बाद देखा था री एस्टिमेशन ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन. री एस्टिमेशन यानी क्या? री असेसमेंट. एवरी ईयर एंड या फिर उस केस में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हम रीअसेस करेंगे व्हाट इज द वेरिएबल कंसिडरेशन. अगर हम रीअसेस करने के बाद ये पता चलता है कि वेरिएबल कंसिडरेशन का कुछ चेंज आने वाला है तो वो चेंज को रिकग्नाइज कर लेंगे. एनी रिवाइज्ड वेरिएबल कंसिडरेशन विल बी इंक्लूडेड इन द ट्रांजैक्शन प्राइस. ऑल्सो वी विल चेक दैट वेदर देयर इज एनी cumulative catch-up adjustment and in that case that will also be included in the variable consideration और हम total variable consideration को compute कर सकते हैं. This is all about variable consideration. Cool? समझ में आया होगा ऐसा assume कर रहा हूँ. ठीक है. तो next lecture में detail में discuss करते हैं financing component का और उसके बाद non cash consideration का. ठीक है. आज तो variable consideration में time चला गया. मे बी next lecture पूरा financing component के ऊपर चला जा सकता है. ट्राई करता हूँ और थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए. आज के लिए इतना काफ़ी करते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी नाइस डे. चलो बाय बाय.